कहानी के शुरुआत में हमें एक गाड़ी को रोड पर जाते हुए दिखाया जाता है। उसी गाड़ी में एशली नाम की लड़की को भी दिखाया जाता है। असल में एशली अपने हस्बैंड के पास जा रही होती है क्योंकि पिछले 1 साल से उसका हस्बैंड किसी वजह से जेल में कैद था, लेकिन आज उसका हस्बैंड जेल से आजाद होने वाला था और इसीलिए एशली उसे पिक करने के लिए जा रही थी। जिसके बाद एशली का हस्बैंड जेल से बाहर आ जाता है जिसका नाम मैक्स था। फिर वो दोनों अपने गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। रास्ते में जाते समय मैक्स अपनी पत्नी एशली से अपने बेटे के बारे में पूछता है कि मेरा बेटा कैसा है, जिस पर एशली कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब वो तो स्कूल भी जाने लग गया है। आगे जाते समय वे दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ पर एशली अपने गाड़ी में फ्यूल भरने लग जाती है जबकि मैक्स करीब के ही एक शॉप पर चला जाता है जिस शॉप में एक पुलिस ऑफिसर शॉपकीपर से किसी की मिसिंग के बारे में पूछ रहा था। पुलिस ऑफिसर की बात को सुनकर शॉपकीपर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसे बिगफुट ले गया। दरअसल उस शहर में लोगों के बीच एक कहानी फैली हुई थी कि काफी साल पहले हमारे सिटी के जंगलों में डीमन जैसे क्रिएचर्स रहा करते थे और उन क्रिएचर्स को बिगफुट कहा जाता है और सिटी के लोग इस बात को लेकर काफी विश्वास करते थे कि आज भी वो क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी लोग इस बात को मानते थे उसमें शॉपकीपर भी शामिल था और इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उसे बिगफुट ही लेकर गया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता, इसलिए वो शॉपकीपर को कहता है कि अगर तुम्हें इन मिसिंग आदमी मिल जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। यह कहकर वो पुलिस ऑफिसर उस मिसिंग आदमी का पिक्चर वहां लगे एक नोटिस बोर्ड पर लगा देता है और उसी बोर्ड पर बहुत सारे मिसिंग लोगों की पिक्चर्स लगे भी होते हैं। जिसके बाद मैक्स उस शॉप से बाहर आ जाता है और एशली के पास जाने लगता है। वहीं पर मैक्स देखता है कि उसी एरिया के कुछ लोग शिकार पर जा रहे हैं और वे सभी के सभी एशली को अजीब तरह से देखे जा रहे थे। उन लोगों का पूरा एक ग्रुप था। उन ग्रुप को जब मैक्स देखता है तब वे उसे क्रिमिनल कहने लगते हैं, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। आगे जाते समय गाड़ी में मैक्स ड्रिंक करने लग जाता है, लेकिन एशली मैक्स को ड्रिंक करने से रोकती है क्योंकि उसे मैक्स को ड्रिंक करना, स्मोकिंग या किसी प्रकार का नशा करना काफी बुरा लगता था। एशली मैक्स को काफी गुस्से से कहती है कि अभी जेल से आए हुए तुम्हें कितनी देर हुई है कि तुम नशा करना शुरू कर दी। इन दोनों की इस बात को लेकर बहस हो जाती है। वे दोनों बहस करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनके गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है कि तभी ये उस आदमी को अपने गाड़ी से जोर से हिट करते हैं। दोनों अपने गाड़ी से उतरकर उस आदमी को चेक करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि वो आदमी इस एक्सीडेंट के वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसकी हालत काफी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी दोनों टांगे उसके बॉडी से कटकर अलग हो चुके होते हैं और उसके बॉडी पर काफी गहरे चोट के निशान हो गए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उस पर अटैक किया हो। उस आदमी की ऐसी हालत को देखकर दोनों सोचने लग जाते हैं कि शायद ये मर चुका है, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी मूव करने लगता है। एशली पुलिस को कॉल करने के लिए दौड़कर अपनी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन मैक्स उसे ऐसा करने यानी कि पुलिस को कॉल करने से मना करता है क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले तो वो जेल से बाहर आया था और इस एक्सीडेंट की वजह से वे काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। लेकिन एशली उसकी एक नहीं सुनती और वो पुलिस को कॉल कर देती है। एशली पुलिस को बताती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और साथ में वो अपना लोकेशन भी पुलिस को बता देती है कि तभी अचानक से मैक्स को जंगल में कुछ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो क्या चीज है कि तभी कोई उन पर पत्थर मारने लगता है। यह देखते हुए मैक्स और एशली दोनों गाड़ी के पीछे जल्दी से छुप जाते हैं। लेकिन जब दोबारा देखने के लिए मैक्स अपना सिर को बाहर की तरफ लाता है तभी एक पत्थर आकर जोर से मैक्स के सिर पर लग जाता है, जिससे मैक्स वहां से सीधा खाई में चला जाता है और जाकर एक रिवर में गिर जाता है। यह देखकर एशली उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि मैक्स तो बेहोश हो गया है। तब एशली मैक्स को बचाने के लिए जल्दी से रिवर में कूद जाती है, लेकिन पानी की लहरें काफी तेज थीं, इसीलिए दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एशली मैक्स को लेकर पानी से बाहर आ जाती है कि तभी वो देखती है कि मैक्स बेहोश हो चुका था। इसलिए एशली इमरजेंसी प्रोसीजर के जरिए मैक्स को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद मैक्स होश में भी आ जाता है। अब क्योंकि पानी काफी ज्यादा ठंड होने के कारण दोनों काफी जम चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी लगने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर एक डीमन जैसा क्रिएचर जंगल से निकलकर
बाहर आता है, जिसके बाद वो उन लोगों की गाड़ी को धकेलकर रिवर में फेंक देता है और जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था अब वो भी मर चुका था और वो अजीब तरह से दिखने वाला क्रिएचर उस आदमी को अपने साथ लेकर जाता है। दूसरी तरफ मैक्स और एशली को अभी तक ठंड लगे जा रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब एशली मैक्स की लाइटर की मदद से वहाँ पर आग जलाती है और ये अपने कपड़ों को सुखाने के लिए पास के ही झाड़ियों पर रख देते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ आग के पास बैठ जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर वापस अपने पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है। रास्ते में उस पुलिस ऑफिसर को एक लेडी मिलती है जो कि अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में पुलिस ऑफिसर से पूछती है। उस लेडी का हस्बैंड उन्हीं लोगों में से इंक्लूड था जो लोग वहाँ से गायब हुए थे। अब हमें तो अच्छे से पता है कि पुलिस ऑफिसर के पास उस बात का कोई जवाब भी नहीं था जो उसे कुछ बता पाए, इसीलिए वो इस लेडी से कहने लगता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहें, हम आपके हस्बैंड को ढूंढ लेंगे। यह कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर एक डेप्यूटी भी था। पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी से पूछता है कि क्या आप इस बात पर बिलीव करते भी हैं कि कोई बिगफुट नाम का राक्षस होता है? यह सुनकर वो डेप्यूटी उससे कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन हम इस बात को हल्के में भी नहीं ले सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ फीमेल पुलिस ऑफिसर आकर बताती है कि अभी मुझे एक लड़की की कॉल आई थी। वो लड़की बता रही थी कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर वे पुलिस ऑफिसर जल्दी से उसके दिए हुए लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद वे देखते हैं उनकी गाड़ी तो रिवर में गिरी हुई है, लेकिन यहाँ पर उस गाड़ी को बाहर निकालते निकालते रात हो जाती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी को चेक करता है और उस गाड़ी में से मैक्स और एशली की पिक्चर्स मिलते हैं। यह देखकर वो अपने बाकी के पुलिस ऑफिसर्स से कहता है, इसे लेकर इन दोनों के बारे में इंक्वायरी करो, पता लगाओ। उधर एशली और मैक्स एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो दोनों कभी भी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाले। अगले दिन एशली उसी आदमी को देखती है जिसका एक्सीडेंट इन्हीं के गाड़ी से हुआ था कि तभी उसकी आंख खुल जाती है, मतलब कि वो उसका नाइट मिरर था। कि तभी उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर उन्होंने अपने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे वहाँ से एशली के कपड़े गायब थे। यह देखते हुए मैक्स अपने कपड़े निकालकर एशली को दे देता है, जिसके बाद अब वो रिवर को ही फॉलो करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने का बाद उन्हें रियलाइज होता है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए आगे बढ़ने के लिए जंगल के अंदर से ही जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई इनका काफी देर से पीछा कर रहा था और जो इनको फॉलो कर रहा था उसमें एक एबिलिटी थी कि वो खुद को उस जंगलों में छुपा सकता था और वो खुद को इस कदर छुपाता था कि उसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए वो इनके इतना करीब होने के बावजूद भी ये दोनों उसे नहीं देख पा रहे थे और ये वही डीमन क्रिएचर था जिसे लोग बिगफुट कहते थे। कि तभी अचानक से इन्हें कुछ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि उसी जंगल में वो लोग हैं जो शिकार करने के लिए आए थे और ये वही लोग हैं जो इन्हें गैस स्टेशन पर भी मिले थे। अब इन्हें लगता है कि शायद वे सभी हमारी हेल्प कर दें, इसीलिए उन लोगों के पास जाने का डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ पर मैक्स एशली को उन लोगों के नजरों से छुपे रहने के लिए उससे बोलता है और उनसे मदद मांगने के लिए मैक्स उन लोगों के पास जाता है और जब वो लोग मैक्स को देखते हैं तब वे भी उस पर हंसने लग जाते हैं। मैक्स उन लोगों को काफी समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मुझे फोन दे दीजिए ताकि मैं हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सकूं। वहीं पर उन लोगों के ग्रुप का एक लीडर भी मौजूद था जिसका नाम बीडी था। बीडी मैक्स को कहता है कि हमारे पास तो कोई फोन नहीं है क्योंकि जंगल में सिग्नल्स नहीं आते, इसीलिए हम कोई मोबाइल नहीं लाए, लेकिन बीडी के पास एक रेडियो होता है। जिसे देखकर मैक्स कहता है कि आप मुझे अपना रेडियो ही दे दीजिए, लेकिन बीडी उसे देने से इनकार कर देता है। और जब मैक्स बीडी से यह पूछता है कि प्लीज मेन रोड का रास्ता ही बता दीजिए, तब वो मैक्स को यह भी नहीं बताता एशली जो कि इन लोगों से बचने के लिए छुपी हुई थी कि तभी अचानक से उसके पीछे बिगफुट आ जाता है और बिगफुट एशली का बाल काट कर ले जाता है। लेकिन जब एशली पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एशली डर कर अब भागकर मैक्स के पास आ जाती है और जब वे ग्रुप एशली को उस हालत में देखते हैं तो वे सभी उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन यह देखते हुए बीडी अपने ग्रुप के लोगों
लोगों को चुप रहने के लिए बोलता है और उन दोनों हस्बैंड वाइफ की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो मैक्स और एशली दोनों को कपड़े देता है, जिसके बाद वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को, जो एशली और मैक्स के बारे में सब कुछ पता लगवा चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस ऑफिसर को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग गए कहाँ पर, उनके रास्ते में क्या हुआ होगा, क्योंकि इंक्वायरी में यह बात पता चला था कि उनकी गाड़ी को किसी ने धक्का लगाकर रिवर में फेंका था। यहाँ पर अब डिप्यूटी को बिगफुट की कहानी पर यकीन होने लगा था। उसका कहना होता है कि कहीं ये सब बिगफुट ने तो नहीं किया, लेकिन पुलिस ऑफिसर इस बात पर यकीन करने से मना कर देता है। उसका मानना यह होता है कि आज के टाइम में कोई भी बिगफुट या कोई भी इस तरह का क्रिएचर्स नहीं होते। यहाँ पर जंगल में एशली और मैक्स उन लोगों के साथ जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बीडी फिर से उन दोनों का मजाक बनाने लग जाता है और एशली के बारे में गलत गलत शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। अपनी बीवी के बारे में यह सब सुनकर मैक्स को बीडी पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन बीडी के ग्रुप के लोग ज्यादा थे, इसीलिए मैक्स कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन ग्रुप के दो लोग उनसे अलग हो जाते हैं। उन दोनों में से एक को ट्री के पीछे कुछ अजीब सा नजर आता है और वो था बिगफुट। अब क्योंकि बिगफुट खुद को जंगल में छुपाया हुआ था, इसीलिए वो उस आदमी को नजर नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से एक तीर आकर उस आदमी के गले से आर पार हो जाती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। उस आदमी का दूसरा साथी जब वापस आकर देखता है कि उसका साथी तो मर चुका है, अभी वो यह सब देखकर सोच ही रहा था कि तभी एक और तीर आकर उसके भी गले से आर पार हो जाती है और अब तीर लगने की वजह से ना तो वो बोल सकता था और ना ही हेल्प के लिए चिल्ला सकता था, इसलिए बिगफुट उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद बिगफुट अपने हाथों से उस आदमी की दोनों आंखें ही फोड़ देता है। यह करने के बाद वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके सर को निचोड़ डालता है। तभी उन लोगों में से उनका तीसरा साथी उन लोगों को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन उस आदमी को वो दोनों कहीं पर भी नहीं मिलते, क्योंकि बिगफुट उनके डेड बॉडीज को अपने साथ लेकर चला जा चुका था। लेकिन तभी वो बिगफुट की आवाज को सुन लेता है, लेकिन जब वो अपने आसपास की तरफ देखने लगता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो डर जाता है और तेजी से वहां से भागने लगता है। भागते समय वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन तभी उसके पास बिगफुट आ जाता है और वो अपने एक्स की मदद से उसके ऊपर कई बार स्टेप करता है और मार मार कर उस आदमी का सर ही धड़ से अलग कर देता है। अब यहाँ से बिगफुट उन सभी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ग्रुप के बाकी लोग मैक्स और एशली को अभी तक परेशान किए जा रहे थे कि तभी उन सभी में से एक आदमी को अचानक से बिगफुट अपनी तीर चलाकर उसे जान से मार डालता है। अब उस आदमी के मरते ही सभी लोग पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। तभी उस ग्रुप का एक मेंबर बिगफुट को पेड़ के पीछे देख लेता है, इसीलिए वो बिगफुट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि बिगफुट को एक भी गोली नहीं छू पाती और वो बच जाता है। लेकिन उस आदमी के अलावा उस ग्रुप के बाकी लोगों को बिगफुट कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा साथी आखिर गोलियां किस चीज पर चला रहा है। लेकिन तभी वो बिगफुट को मारते समय वो आदमी अपने ही ग्रुप के एक आदमी को शूट करके मार देता है और इसी बीच मैक्स को भी कुछ गोली लग जाती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिस आदमी को बिगफुट दिखाई दे रहा था, जो उस पर गोलियां चला रहा था, अब उसकी गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसीलिए उसके पास बिगफुट आकर उसका गला ही काट देता है। इसके बाद बिगफुट एशली की तरफ बढ़ता है। यह देखकर उससे बचते हुए एक जगह पर छुप जाती है, जहाँ पर पहले से एक आदमी छुपा हुआ था। लेकिन बिगफुट उन लोगों को वहां पर देख लेता है और वो वहां पर आकर उस आदमी को पकड़ लेता है, जिसके बाद बिगफुट उस आदमी का मुंह ही बीच से फाड़ देता है और उस आदमी को मारने के लिए वहीं पर उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए एशली वहां से भागने लग जाती है, लेकिन बिगफुट एशली पर तीर चलाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद बिगफुट एशली को पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर मैक्स बेहोश पड़ा था। और अब मैक्स को मारने के लिए बिगफुट आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब बिगफुट एशली की तरफ देखता है तब वो सोचने लग जाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ बीडी आ जाता है और वो पीछे से शूट करने लग जाता है, जिससे एक गोली बिगफुट के शोल्डर पर लगने की वजह से वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन बिगफुट बीडी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। यह करने के बाद बिगफुट मैक्स और एशली को अपने साथ लेकर जाता है और अब यहाँ से इस कहानी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। अब जैसा
जैसा कि हमें पता ही था कि बिगफुट एशली और मैक्स को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन तभी बिगफुट का इरादा बदल जाता है और मैक्स को वहीं पर छोड़कर अब वो एशली और बीडी को अपने साथ लेकर जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शेरिफ डिप्यूटी के साथ किसी जगह पर आया था क्योंकि वहाँ पर एक औरत को कैंसर था और वे सभी मिलकर रात में एक अजीब तरह के रिचुअल करने वाले थे। अब पुलिस ऑफिसर तो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन वो डिप्यूटी के कहने पर ही वहाँ मौजूद था। यहाँ पर मैक्स को देखते हैं जो कि अभी तक उसी हालत में था कि तभी उसके पास एक क्रिपी बूढ़ी औरत आ जाती है जो उसके हाथ के नाखून को देखने से एकदम से विच जैसा ही लग रही थी। जब उस बूढ़ी औरत को रियलाइज होता है कि मैक्स अभी जिंदा है तो वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। उस बूढ़ी औरत का घर जंगल के बीचों बीच था। यहाँ पर हम उसके घर में अजीब अजीब तरह की चीजें देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हड्डियां थी, स्पाइडर्स भी थे, इवन छोटे छोटे जानवरों को बॉटल्स में कैद करके रखी हुई थी। जिसके बाद अब वो बूढ़ी औरत मैक्स का एक डोमेस्टिक ट्रीटमेंट करती है। वो सबसे पहले मैक्स के बॉडी से सारे के सारे बुलेट्स को बाहर निकाल देती है। फिर वो कोई अजीब जैसा कुछ खाकर मैक्स के जख्मों पर थूक देती है, जिसके बाद वो एक मिक्सचर को मैक्स के जख्मों पर लगाती है। यह करने के बाद वो मैक्स के जख्मों पे स्टिचेस लगा देती है। यहाँ पर हम एशली को देखते हैं। जब उसे होश आता है तब वो खुद को बिगफुट के केव में बंधा हुआ पाती है। वहीं पर उसे अपने साथ बीडी भी नजर आता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स और बीडी के ग्रुप के लोग भी थे कि तभी वहाँ पर बिगफुट भी आ जाता है और वो अपने एक बड़े से नाइफ से बीडी को जान से मार देता है और बाद में उसकी बॉडी के पार्ट्स को बाहर निकाल लेता है। यह करने के बाद अब बिगफुट एशली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसे मारने की जगह उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बाकी लोगों के साथ उस रिचुअल में बैठे होते हैं। रिचुअल में सभी लोग एक एक करके उनका बनाया हुआ ड्रिंक करने लग जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी पुलिस ऑफिसर को भी उस ड्रिंक को पीना पड़ता है, जिसके बाद अब वो लोग अपने नियमों के मुताबिक सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में उस ड्रिंक को पीने की वजह से पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लग जाती है। पुलिस ऑफिसर को कुछ अजीब ही फील हो रहा था और फिर उसे विजन्स आने लगते हैं। सारे के सारे विजन्स काफी अजीब थे। पुलिस ऑफिसर को डिप्यूटी का शक्ल काफी डरावने लग रहे थे, लेकिन अचानक से डिप्यूटी का शक्ल ठीक भी हो जाती है और जो लोग वहाँ के कॉस्ट्यूम पहनकर डांस किए जा रहे थे उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को बिगफुट जैसा लग रहा था। फिर पुलिस ऑफिसर देखता है कि वो आदमी ये सभी यानी ये जो रिचुअल कर रहा है और वो लेडी जिसे कैंसर है उसे जमीन पर लेटाकर उसके पेट को बीच से ही फाड़ देता है और उसका कैंसर ठीक कर देता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस लेडी को जरा सा भी पेन नहीं हो रहा था। लेकिन अब पुलिस ऑफिसर इन अजीब विजन से तंग आ गया था और उसे काफी ज्यादा पसीने होने लग गए थे, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले दिन जंगल में जब मैक्स को होश आता है तब उसके सामने पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ दिखाई देता है। मैक्स पुलिस ऑफिसर से एशली के बारे में पूछने लगता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर जो पहले बिगफुट की कहानी पर यकीन नहीं करता था, अब उसे सारी बात समझ में आ चुकी थी, इसीलिए अब वो मैक्स को समझाने लगता है। पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि आज भी हमारे जंगलों में एक डीमन जैसा क्रिएचर रहता है और इस क्रिएचर को हम बिगफुट कहते हैं। और अब पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि आखिर ये बिगफुट है कौन। वो उससे कहता है कि ये डीमन क्रिएचर हमारे कबीले के पुराने लीडर हैं और ये एक जमाने में हमारे भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब उनके शॉल बिगफुट के रूप में आकर हमें डरा रही है। और ये एक काफी ज्यादा डरावनी लीडर है जो कि काफी पुराने कबीले से बिलोंग करते हैं और जब से इनका कबीला बना था ये तभी से हमारे बीच इन जंगलों में रह रहे हैं, इसीलिए तो वो पुराने जमाने के वेपन्स को काफी अच्छे से चला सकते हैं और आम भाषा में कहा जाए तो ये एंशिएंट लीडर की सॉल है। पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि तुम्हारी वाइफ एशली को वही उठाकर ले गया है और बिगफुट भी काफी इंजर्ड है क्योंकि उसके शोल्डर पर गोली भी लगी थी। अब यहाँ पर क्योंकि मैक्स को एशली को ढूंढना था और पुलिस ऑफिसर को बिगफुट को मारना था, इसीलिए अब ये दोनों उस जंगल में जाने का डिसीजन लेते हैं। और क्योंकि बिगफुट इंजर्ड था और काफी कमजोर भी था, इसीलिए उसे मारने का मौका इससे अच्छा उन्हें कभी नहीं मिल सकता था। लेकिन उन्हें पूरी तरह से पता होता है कि बिगफुट इंसानों का बॉडी और गन की बुलेट्स को काफी आसानी से स्मेल भी कर सकता है, जिससे बिगफुट को यह बात पता चल जाएगी कि ये लोग वहाँ पर आए हैं। इसीलिए वो अपने साथ कुछ पुराने वेपन्स को ले लेते हैं और साथ में वो अपने पूरे बॉडी पर एक लिक्विड को लगाते हैं ताकि बिगफुट उनको स्मेल
ना कर सके। पुलिस ऑफिसर जाते जाते अपने साथ एक गन को भी रख लेता है, जिसके बाद ये दोनों बिगफुट का मुकाबला करने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। लेकिन तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत इन लोगों को इनकरेज करने के लिए ड्रम बजाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि ये दोनों बिगफुट से लड़ें और उसे मार डालें। एशली, जो कि अभी तक बिगफुट के कैद में ही थी, यहाँ पर बिगफुट जबरदस्ती एशली को इंसानी मांस खाने के लिए देता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे उस मांस को खाना पड़ जाता है। उसे खाते समय एशली के मुंह में एक हड्डी आ जाती है और वो उस बॉन्ड को पत्थर पर रगड़कर उसे नुकीला बना लेती है। और जब बिगफुट इसके पास आता है तब वो इसी बॉन्ड से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बिगफुट को इससे कोई फर्क नहीं कि तभी अचानक से बिगफुट को उस ड्रम की आवाज सुनाई देती है जो वो बूढ़ी औरत बजा रही थी। बिगफुट को अब पता चल जाता है कि कोई उससे लड़ने के लिए वहां पर आ रहा है। यह सुनकर बिगफुट अपने एक ट्रैप को उठाता है और वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही एशली अपने रस्सियों को काटने लग जाती है, जिसके बाद वो उस रस्सी से आजाद होकर वो वहां पर कुछ पड़े हुए कपड़े और एक गन को उठाती है और वहां से चली जाती है। तभी जंगल में हम देखते हैं जो कि मैक्स और वो पुलिस ऑफिसर बिगफुट को ढूंढने के लिए वहां पर आए थे, और अब वो अलग हो जाते हैं और बिगफुट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर जल्दी से अपने गन को निकाल लेता है। अब क्योंकि बिगफुट बुलेट्स को स्मेल कर सकता था, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि वो लोग आखिर हैं कहां पर। इसीलिए वो बिगफुट उसे ढूंढकर जल्दी से उस पर अटैक कर देता है और पुलिस ऑफिसर भी उस पर गोली चला देता है और वो गोली बिगफुट को लग जाती है। अब गोली लगने की वजह से बिगफुट काफी गुस्से में आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर का गला काटकर उसे बड़ी बेरहमी तरह से मार देता है। गोली की आवाज को सुनकर मैक्स भी आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को नीचे पड़ा हुआ देखता है, लेकिन बिगफुट वहां से जा चुका था। मैक्स पुलिस ऑफिसर का गन उठा लेता है। अब क्योंकि बिगफुट को गोली लगने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए बहुत सी जगहों पर उसका खून भी गिरा होता है। मैक्स उस खून को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मैक्स उसी जंगल में एशली को देखता है जो कि वो भी बिगफुट को मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। मैक्स उसे आवाज लगाकर उसे वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन मैक्स को कहने लगती है कि अब मैं बिगफुट को मारे बगैर तो नहीं जाने वाली। वो उसे इशारे करते हुए बताती है कि बिगफुट यहाँ पर है। यह कहकर वो बिगफुट की तरफ चली जाती है और वो बिगफुट को शूट कर देती है, जिसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ फौरन वहाँ से भागने लग जाते हैं। काफी दूर भागने के बाद ये दोनों सांस लेने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन्हें बिगफुट की आवाज सुनाई देती है, यानी अभी वो मरा नहीं था बल्कि अभी वो जिंदा था। उसकी आवाज को सुनकर मैक्स डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर रुककर उससे लड़ेगा, उसे मार डालेगा ताकि यहाँ से भागने का मौका मिल जाए और वो भगाकर मेन रोड तक पहुँच जाए। एशली मैक्स को छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैक्स किसी तरह करके उसे वहाँ से भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से अलग हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स बिगफुट के पास जाता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन बिगफुट पर उस गोली का कोई भी असर नहीं होता। बिगफुट अब काफी इंजर्ड होने के साथ साथ काफी कमजोर भी फील कर रहा था, लेकिन अभी भी वो बहुत पावरफुल था। जिसके बाद बिगफुट जल्दी से मैक्स के पास आ जाता है और वो मैक्स की गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ कर देता है, लेकिन तभी मैक्स अपने एक नाइफ से बिगफुट पर अटैक कर देता है और वो दर्द के कारण मैक्स को छोड़ देता है। जिसके बाद मैक्स एक वुडेन टॉप को उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन मैक्स की बदकिस्मती से उसका पैर बिगफुट के बिछाए गए ट्रैप में आ फंसता है और यहाँ पर एक बार फिर से बिगफुट उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स उस वुडेन टॉप से बार बार मारे जा रहा था, जिसकी वजह से अब बिगफुट की पूरी तरह से मौत हो जाती है। लेकिन मैक्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि बिगफुट मर चुका है। उसे लग रहा था कि कहीं दोबारा से बिगफुट जिंदा ना हो जाए, इसीलिए वो एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उसके सर पर मारने लगता है, जिससे बिगफुट का सर एकदम से फूट जाता है। एशली बिल्कुल सेफली तरीके से रोड तक पहुंच चुकी थी और यहाँ पर मैक्स अब जो कि काफी थक गया था, इसीलिए वो वहीं पर ही बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही मैक्स वहां से उठकर जाने ही वाला था कि तभी 2 तीर आकर उसके पेट पर लग जाते हैं और वहीं आसपास हमें बहुत सारे बिगफुट्स देखने को मिलते हैं। अब इसका मतलब यही होता है कि वहां उस जंगल में एक नहीं बल्कि बहुत सारे बिगफुट्स थे, यानी कि जो एंशिएंट स्पिरिट्स थी वो एक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा थी। और इसी के साथ ये मजेदार सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।